नाजरीन, हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं माहौलियात पर मबनी हमारा ख़ास प्रोग्राम माहौलियात और हम, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे मौजू से जिसका ताल्लुक हमारी और आपकी ज़िंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। इसी सिलसिले की कड़ी में इस हफ्ते हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही मौजू। नाजरीन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एक ऐसा मौजू है जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी लॉस एक ऐसा नुकसान है कि इससे हमारी ज़िंदगी, हमारे माहौलियात और हमारे मुल्क की मईशियत पर सीधे तौर पर असर पड़ता है। इन्हीं सब मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिहिर जोशी, जो कि चीफ कन्वीनर हैं सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी सीड्स के। मिहिर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी जो है ये असल में है क्या, और इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर कौन कौन सी जीव जंतु या क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं? बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है इसका मतलब ये है कि पृथ्वी में जितना भी जीवन है, चाहे वो पशु हो, कीटाणु हो या इवन पेड़ पौधे हो, ये सबको मिला के जो एक आकार बनता है अलग अलग प्रजातियों का, उसे हम बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। वो उसमें क्या क्या तरीके की विविधता है, और वो विविधताओं में भी दो तरीके की विविधता है। एक तो एक विभिन्न प्रजाति जो है वो विविधता है, और प्रजातियों के बीच की विविधता है। दूसरा जो एक पारिस्थितिक तंत्र जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, इकोसिस्टम भी ये बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है। हम कुछ कुछ समय में और अंतर में देखते हैं कि ये चेंज होता रहता है। तो कुल मिला के बायोडाइवर्सिटी हमारे आसपास की जो भी एनवायरनमेंट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जीवित है और वो कैसे उनका जीवन चल रहा है, उस सब को मिला के एक टर्म दिया गया है जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और हमारा कंट्री बिकॉज इतना लार्ज है, हमारा कंट्री वन ऑफ द मेगा बायोडाइवर्सिटी प्लेस है इस अर्थ पे। मिहिर जी, आज अगर देखा जाए तो मौजूदा वक्त के अंदर बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही एक संजीदा मौजू बन गया है। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी लॉस है क्या, और किस तरीके से इसको लोगों को बताया जा सकता है? बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए अगर हम जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ अगर आसपास देखें कि एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें हैं, सब और कितने लोग उस पर निर्भर हैं। मतलब जैसे हम फॉरेस्ट की बात, जंगलों की बात करें, जैसे जो उसकी खुराक की श्रृंखला है वो अलग अलग विविध प्रजातियों पे डिपेंडेंट है। अगर हम जैसे एक वनस्पति है, एक पौधा है जिसको चूहे खा रहे हैं, और चूहे को अगर सांप खा रहे हैं, और सांप को बर्ड्स खा रहे हैं, अगर हम इस वनस्पति को निकाल देंगे तो एक एरिया में चूहों की संख्या बढ़ जाएगी, और चूहे अगर उस पर डिपेंडेंट हैं तो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ जाएगी। फिर आप सांपों पे जाएंगे। तो ये बायोडाइवर्सिटी में एक दूसरे से चीज़ें काफ़ी जुड़ी हुई हैं, और अगर आप किसी भी एक, चाहे छोटी सी छोटी चीज़ हो या बड़ी, आप अगर उसको वहाँ से निकालेंगे तो इसमें इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा है कि इंटेंसिटी, जो आपदाओं की इंटेंसिटी है वो हर साल बढ़ रही है। बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है एक पूरी दुनिया के लिए बड़ी एक परेशानी बन चुका है,
और पूरी दुनिया में जैसा कि आपने बताया कि उसको लेकर बड़ी संजीदा कोशिशें भी हो रही हैं कि उसको किस तरीके से कम किया जाए और जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी हिफाजत की जाए। तो हम ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन सी वो संजीदा कोशिशें हैं मुल्कों के तौर पे या संस्थाओं के तौर पे जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में की जा रही हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे अभी नया फ्रेमवर्क जो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए नया फ्रेमवर्क है उसकी अभी चर्चा चल रही है और उसको वो लोग बोल रहे हैं 30 अंडर 30। तो वो लोग चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड का, पूरे पृथ्वी का 30% एरिया फॉरेस्ट या जिसको हर कंट्री स्पेशल जोन बना के रखे ताकि उसमें जो ह्यूमन इंटरफियरेंस है वो कम हो सके और जो एंडेंजर्ड जैसे प्रजाति है या तो पशुओं की है या पौधों की है उसको बचाने के लिए काफ़ी कोशिशें चल रही है। तो एक तो हो गया कि वो नया फ्रेमवर्क क्या होगा और ये फ्रेमवर्क हर कंट्री साइन करेगी और फिर अपने कंट्री के लेवल पे अपना नेशनल एक्शन प्लान बनाएगी कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम हमारे कंट्री का ही एग्जांपल ले तो हम भी ये सब कन्वेंशन के सिग्नेटरी है और हमने काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई है जिसकी वजह से ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस हम कम कर पाए। अच्छा मीर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो किस तरीके से जो हमारा पूरा एक इकोलॉजिकल सिस्टम है इसको बैलेंस करने में किस तरीके से वो मददगार साबित होता है। जब बायोडाइवर्सिटी में विविधता होती है तो आपका जो पारिस्थितिक तंत्र है जो जिसको हम इको बेस्ड जोन बोल रहे हैं, जो हमको साफ पीने का पानी देता है, जो हमको साफ हवा देता है, जो हम खुराक जो खेती करते हैं लेते हैं वो भी हमको देता है। अगर बायोडाइवर्सिटी की जो विविधता है अगर हम उसको बरकरार नहीं रखेंगे तो ये इकोसिस्टम में काफ़ी बदलाव हो सकते हैं। जैसे कि अभी हम काम कर रहे हैं बिहार में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वेटलैंड्स हैं वहाँ के, वो वेटलैंड्स को कैसे रिवाइव किया जाए, क्योंकि वो वेटलैंड्स वहाँ पे जो आपदाएं आती है उसको भी रोकने में काफ़ी कारगर है। तो अगर हम ये कदम नहीं उठाएंगे तो हम देखेंगे कि जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है हमारा वो काफ़ी हद तक टूट जाएगा और उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो हम पे और पूरे कंट्री और पूरे वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा होगा। बायोडाइवर्सिटी लॉस में जैसे कि आपने बताया कि पेड़ पौधे, उसके अलावा फसलें, उसके अलावा जानवर या बहुत छोटे जो जिन जानवरों को हम जानदारों को हम अपनी आँखों से, नंगी आँखों से नहीं देख सकते, वो सभी शामिल होते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस में। इसी के साथ में एक सवाल हमारे जहन के अंदर और भी उठता है। वो सवाल ये है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो किसी पर्टिकुलर इलाके की पर्टिकुलर होती है और उसमें किसी अगर दूसरे इलाके की किसी मतलब मान लीजिए किसी अमेरिका में उगने वाले एक पेड़ को अगर हम लाकर हिंदुस्तान के अंदर उगा देते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर? ये बहुत ही अच्छा सवाल है जिसको हम नॉर्मल टर्म में बोलते हैं एग्जॉटिक स्पीशीज। जैसे विदेशी, या तो आप पौधा ले आइए या विदेशी जानवर ले आए। आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जो खरगोश है वो उन्होंने वहाँ पे नहीं होते थे पर उन्होंने एज अ एग्जॉटिक स्पीशीज इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से वहाँ के, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में खरगोश को खाने का जो बड़ा जानवर है वो खाली मगरमच्छ है और उसकी वजह से उनके फॉरेस्ट का जो लॉस है वो बढ़ गया, क्योंकि जो खरगोश है वो खाने से ज़्यादा कुछ फॉरेस्ट टाइप को डिस्ट्रॉय ज़्यादा करता है। तो जो हम ये एग्जॉटिक जो विदेशी प्रजातियाँ लाते हैं किसी भी लोकल एनवायरनमेंट में, तो हमको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो लोकल
वहाँ की प्रजातियां हैं उनको वो नुकसान ना पहुँचाए। इसी उसके अंदर मुझे आपने जो ये अभी आप खरगोश का जो जिक्र किया, इसी के साथ में एक मेरे अभी जहन के अंदर बात क्लिक हुई, मांगुर मछली जो अफ्रीका से लाई गई थी और जिसने हिंदुस्तान की जो मछलियाँ थीं मछली पालन में उनको धीरे धीरे करके ख़त्म करना शुरू करा। जैसे आपने वो एग्जांपल दिया, यही चीज़ है कि जैसे कोस्टल एरिया में आपने सुना होगा कोरल रीफ। अभी हम अभी न्यूज़ में सुन रहे हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है वो ख़त्म होने के कगार में है या उसका लॉस बहुत हो रहा है। तो वो भी एक बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है जो कोस्टल बायोडाइवर्सिटी है उसको सपोर्ट करता है। हर चीज़ जिसका ताल्लुक इन्वायरमेंट से है, माहौलियात से है, उसका ताल्लुक इंसान की सेहत से भी ज़रूर होगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इंसानी सेहत के ऊपर बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्या असर पड़ता है और किस तरीके से पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज़ इसका सीधा जो रिलेशन है वो हमारे स्वास्थ्य पे है। हमको समझना होगा कि बायोडाइवर्सिटी लॉस से होता क्या है। सबसे पहली चीज़ है कि जो हैबिटाट है वो कम हो रहा है। या तो पशुओं की बात करो या पेड़ पौधों की बात करो, अगर उनका हैबिटाट कम हो रहा है तो जो बीमारी है, जो अगर वो हैबिटाट बड़ा है तो फैलने ज़्यादा प्रजातियों में वो फैल नहीं सकती है या उस पर रोक लग सकती है। उनका हैबिटाट कम होने से क्या हो रहा है कि ज़्यादातर विभिन्न प्रजातियों में हमने देखा है कि नए तरीके की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो जो एक बहुत बड़ी चिंता है कि आने वाले समय में अगर हमने ये बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम नहीं किया तो हम इस तरह की बीमारियां नई ज़्यादा देखेंगे। इसी से जुड़ा मेरा एक अगला सवाल है, वो ये कि मिहिर जी, हर चीज़ का नुकसान जब होता है तो कहीं ना कहीं पे वो इकनॉमी से जाके ज़रूर जुड़ जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो भारत की इकनॉमी पर किस तरीके से असरअंदाज होता है? सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हमारी इकोनॉमी का कितना परसेंटेज बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ है। कि बायोडाइवर्सिटी जो सॉइल का फर्टिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रतिशत लोग एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे बस इसलिए आपको रोकना चाहता हूँ कि ये जानना चाहते हैं हम कि जो सॉइल की फर्टिलिटी रेशियो है उसको बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से बढ़ाने में या मेंटेन रखने में मददगार साबित होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि ज़मीन की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए जो अर्थवॉर्म्स है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मान लो किसी एक एरिया में अर्थवॉर्म की तादाद कम हो जाए तो उसका सीधा रिलेशन है कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में जो खुराक की श्रृंखला है उसमें कौन सी प्रजाति ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो सॉइल फर्टिलिटी है उस पर बायोडाइवर्सिटी का सीधा ताल्लुक है। आपकी जो बात से मेरी बात समझ में आई वो ये कि जिस तरीके से ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाने के लिए अर्थवॉर्म या और बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो उसको ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाते थे या उसको मेंटेन रखते थे, यूरिया या कोई पर्टिकुलर फसल उगाने के लिए हमने ज़मीन के अंदर उस केमिकल्स को या खाद को या यूरिया को डाला, पेस्टिसाइड्स हमने ज़्यादा यूज़ करे। अब वो जाहिर सी बात है, वो बेचारे बड़े कोमल बड़े नाजुक जानवर होते हैं, वो मर जाते हैं। उसकी वजह से फिर यह है कि ज़मीन की ताकत वो नहीं बचती, क्योंकि फिर अगली बार हम और ज़्यादा करेंगे, फिर और ज़्यादा करेंगे, फिर और ज़्यादा करेंगे। इसकी वजह से जो फर्टिलिटी है ज़मीन की वो कम होती जाएगी, पैदावार कम होती जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत एक सोचने की बात है कि कितना बड़ा हमारा इकोनॉमिक नुकसान इस चीज़ की वजह से हो रहा है। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जो लोग समुंदर में बीचेस वगैरह पर नहाते हैं या समुंदर के आसपास में रहते हैं, तो क्या उन लोगों की वजह से भी कुछ असर पड़ता है समुद्री जीवन के ऊपर? अभी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग सनस्क्रीन लगाते हैं।
जो सूर्य की किरण है उससे बचने के लिए, हाँ, यूवी रेस से बचने के लिए। अब वही हम अगर समंदर में जाते हैं तो उसका केमिकल समंदर में जाता है, जो समंदर में रहने वाले छोटे छोटे जानदार है या जो भी वहाँ का इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट करता है। दूसरी जो चीज़ है जो बहुत इम्पैक्ट करती है कि कोस्टल एरिया में जो हम माइनिंग करते हैं, कई देशों में हमने देखा है कि ये कोस्टल एरिया में माइनिंग करने की वजह से, जैसे एक कंट्री में वो कोस्टल एरिया में माइनिंग करते थे जिसका टार जो है वो टार समंदर में जाता था, और ये टार जाने की वजह से जो सूर्य की किरणें हैं, रोशनी है, वो समंदर के जीव जंतुओं को नहीं पहुंच पा रही थी, और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था वो कोस्टल एरिया में। जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी को, मॉडर्न एज के अंदर टेक्नोलॉजी को तो छोड़ ही नहीं सकते हम। अब इस टेक्नोलॉजी का क्या असर जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर पड़ रहा है? जैसे कि कहते हैं लोग इस चीज़ को कि जो गौरैयाँ हैं वो मोबाइल टावर्स की वजह से कम हो गई, मधुमक्खियाँ हैं वो कम हो गई, तो अब और उसके बाद में अभी तो 4G है, अब 5G टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी दुनिया उसको अडॉप्ट करने वाली है। तो इस सब का क्या वाकई में कुछ असर पड़ता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर? मतलब ये अभी भी मैं बोलूँगा कि पूरा रिसर्च नहीं हुआ है, पर मैं समझता हूँ कि आप टेक्नोलॉजी को दोनों तरफ ले सकते हैं। एक आप देखिए कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, पर दूसरा वो देखिए कि पॉजिटिव हम क्या कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। आज हमारे पास हर एक जगह का एक बायोडाइवर्सिटी का पूरा GIS मैपिंग मौजूद है, जो हमारे पास पहले नहीं था। अभी हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से उसको अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। अब जैसे एनिमल्स है, जैसे हमने बात की कि ये पशु है, एंडेंजर्ड पशु है, उसको कैसे बचाया जाए, तो आजकल उनको जियो टैगिंग किया जा रहा है सब पशुओं को, कि उनकी जो संख्या है उसको बढ़ाने के लिए ये टेक्नोलॉजी हमको काफ़ी कारगर साबित हो रही है। पहले जो हमारे घर हुआ करते थे उसमें छोटे छोटे मोखले होते थे, बने हुए तिखालें बनी हुई होती थी ट्रेडिशनल घरों के अंदर। तो होता क्या था कि जो चिड़ियाँ हैं, गौरैयाँ हैं, वो अपने घोंसले वगैरह को वहाँ पर रख लिया करते थे। अब पूरा जो दिल्ली जैसे जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, उनके अंदर अब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, कंक्रीट के एक जंगल बन गए हैं, फ्लैट सिस्टम आ गया है, तो अब उनको वो आश्रय नहीं मिल पाता, वो घोंसला रखने की जगह नहीं मिल पाती। तो इसके पीछे एक वजह ये भी होगी। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे ये सभी जानदार हमारे साथ में ही रह रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में वो हम पर आश्रित हैं, हम पर एक तरीके से कहा जाए कि हम पे इन्हिसार करते हैं। तो हमें उनके दाना पानी का, उनके घोंसले का, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो हमारे एक इकोलॉजिकल सिस्टम को बरकरार रखें। अब हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस से बचने के लिए पूरी दुनिया में क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं? अभी एक जो चीज़ है कि जनरल अवेयरनेस है लोगों की काफ़ी बढ़ रही है बायोडाइवर्सिटी को लेके, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस और जलवायु परिवर्तन की जो प्रक्रिया हो रही है, बिकॉज जलवायु परिवर्तन भी बायोडाइवर्सिटी लॉस को कंट्रीब्यूट करता है। तो कई सारे कंट्रीज़ साथ आ रही है। अब जैसे हमने देखा है कि कई लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ज़्यादा बात कर रहे हैं, जैसे हमारे देश में भी हमने देखा है कि काफ़ी सोलर एनर्जी को उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। सेम वे अभी ये बायोडाइवर्सिटी को लेके मैंने जैसे बताया कि नए फ्रेमवर्क का अभी डिस्कशन हो रहा है, जिसमें वो लोग चाहते हैं कि पूरे पृथ्वी का 30% एरिया प्रिजर्व्ड फॉरेस्ट रहे, ताकि हम जो करंट उसका प्रतिशत है उसको बढ़ा पाएँ। और एक है जो ग्लोबल फ्रेमवर्क, जिसमें अलग अलग संस्थाएं काम करती है, संयुक्त राष्ट्र भी उसमें होता है। दूसरा है कि कंट्री लेवल पे, जैसे अगर हम हमारे कंट्री की बात करें तो हमारा वन्य प्रोटेक्शन का एक पूरा पॉलिसी है और उसका एक्शन प्लान भी है। जैविक विविधता का भी हमारा एक पूरा अथॉरिटी है।
जिसको सस्टेनेबल मार्केट लिंक से कैसे जोड़ा जाए, जिसका पॉलिसी हमारा 2004 में आया था और उसका एक्शन प्लान बना है 2009 में। तो हमारे कंट्री में भी कई सारे पॉलिसीज़ हैं जो ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व और प्रमोट करने के लिए काफ़ी कारगर है, पर मुझे लगता है कि उसकी भी जो जनरल अवेयरनेस है वो अभी इतनी नहीं है। जो मुझे लगता है कि जैसे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं वैसे और प्रोग्राम करके हमको लोगों के पास ये अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। मीर जी, जैसा कि अभी आपने हमें बता दिया कि सरकार के तौर पर क्या कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सरकार की कोई भी कोशिश तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि आम इंसान की हिस्सेदारी उसके अंदर ना हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम इंसान जो है वो किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर सकता है। आई थिंक सबसे बड़ा है कि हम जहाँ रह रहे हैं हमको उसके आसपास का नेचर से कनेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बताया कि पहले हम चिड़िया के लिए वहाँ पे घर में ही कुछ बनाते थे। मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें हमको रिवाइव करनी पड़ेगी अर्बन कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा है कि पॉल्यूशन, चाहे वो पानी का प्रदूषण हो, हवा का प्रदूषण हो या सॉइल का प्रदूषण हो, ये सब प्रदूषण बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करते हैं। दूसरा कि जो लोकल वनस्पति या जो भी पेड़ पौधे हैं उसको हम नुकसान ना पहुंचाएं, बिकॉज हमने देखा है कि लोकल जो पेड़ पौधे हैं वो लोकल क्लाइमेट की कंडीशन के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। कई कंट्रीज़ में जहाँ पे ड्राउट के प्रॉब्लम है वहाँ पे वो प्रमोट करते हैं कि ड्राउट रेजिस्टेंट गार्डन्स बनाए जाए, जिससे वो पानी को और ज़्यादा रोक सकते हैं। तो हमको देखना होगा कि हम किस तरीके से जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसमें कैसे बदलाव लाए, जिससे हम ये बायोडाइवर्सिटी की लॉस का जो एक कंट्रीब्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीर जी, इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए और हमें और हमारे नाज़रीन को इतनी कीमती इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मानता हूँ कि मीडिया ही भी बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर हमको ये बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसा बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मैं चाहूँगा आप ऐसे प्रोग्राम और करते रहें। तो नाज़रीन, ये था हमारा ख़ास प्रोग्राम जो कि था बायोडाइवर्सिटी लॉस के ऊपर। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे एक नए मौजू के साथ में जिसका ताल्लुक़ आपकी और हमारी ज़िंदगी से होगा। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।